हेलो मित्रों, कैसे हैं आप? आप सभी को सुबह सुबह का सुप्रभात। आप सभी का इस व्याख्यान क्लासेस में से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन बिंदु की तरफ रुख करते हैं और अपना आज का अध्ययन बिंदु रहेगा वो है समाज के बारे में। तो देखिए मित्रों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इससे पहले हमने जो समाज का टॉपिक डाला था या हमने वीडियो जारी किया था, उस वीडियो में समाज से संबंधित सोल्व करने की एक विधि के रूप में या एक शॉर्ट विधि के रूप में हमने वो जारी किया था। लेकिन आज हम प्रतियोगिता परीक्षाओं को देखते हुए या उन कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए समाज को किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है, उसी के बारे में आज हम उनकी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हम उस वीडियो में यह बता चुके थे कि जितने भी अपने व्याकरण के पाठ्यक्रम में समास होते हैं या व्याकरण में जो समास होते हैं और समास के जितने भी भेद होते हैं उनके बारे में हम विस्तार के रूप में चर्चा करेंगे, ताकि आने वाले समय में आपके सामने किसी भी प्रकार का शब्द समास के तौर पे पूछ लिया जाए तो उसमें कहीं भी आपकी कोई गलती न हो। तो मित्रों, हम समास के बारे में बात करते हैं तो कोई भी कंपटीशन हो, अगर उस कंपटीशन में हिंदी विषय जुड़ा हुआ है या फिर हिंदी व्याकरण उसमें जुड़ा हुआ है तो उसमें एक शब्द, एक टॉपिक समास के बारे में जरूर लिखा हुआ होता है। और समास अगर जब किसी अध्ययन बिंदु में शामिल हो जाता है तो समझ लेना आपकी उस कंपटीशन एग्जाम में 2 नंबर वो कवर कर लेता है। तो 2 नंबर किस प्रकार से कवर करता है, या तो हमारे सामने इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि दिए गए शब्द में किस प्रकार का समास है। एक तो हमारे सामने इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछते हैं, और दूसरा प्रश्न हमसे इस प्रकार से पूछते हैं कि एक शब्द दे दिया जाएगा और उस शब्द में हमें सामासिक विग्रह के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार के 2 प्रश्न हमारे कंपटीशन एग्जाम में शामिल हो जाते हैं। तो हम उन्हीं 2 प्रकार के प्रश्नों को हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे, और हम इन प्रश्नों को इस प्रकार से करेंगे कि प्रत्येक समास को हम एक एक बिंदु के रूप में उठा करके उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम समास के बारे में एक बार विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का अपना विषय रहेगा या अपना अध्ययन बिंदु है वो है समास के बारे में है। हम अपना अध्ययन बिंदु यहाँ डाल रहे हैं वो है समास। तो देखिए मित्रों, हम समास को पढ़ने से पहले मैं एक बात से अवगत करवाना चाहूँगा कि समास एक प्रकार से शब्द निर्माण की प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हम कहें कि शब्द जो बनते हैं, शब्द का निर्माण होता है, उन शब्द के निर्माण में समास का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम बात करें कि शब्द किन किन के योग से बनते हैं, तो मित्रों शब्द जो बनते हैं वो एक तो बनते हैं उपसर्गों के योग से बनते हैं या उपसर्ग शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। दूसरा होता है प्रत्यय होता है शब्द निर्माण की प्रक्रिया में, दूसरा योगदान इसका भी है, और तीसरा योगदान संधि का भी है, और चौथा योगदान मित्रों ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया में समास का है। तो हम यह समझे कि शब्द इनसे समास के योग से भी बनते हैं, या 2 पदों में जब सामासिक पद शामिल हो जाता है तो उससे भी हमारे सामने शब्द बनते हैं। तो हम इस समास के बारे में अगर आगे विस्तार से चर्चा करें तो हमारे सामने शब्द किस प्रकार से बनते हैं वो देखिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा, और वो बात हमारी या ये अपना जो तरीका है या शब्द निर्माण में जिस प्रकार से किन किन प्रत्ययों का, किन किन उपसर्गों का किस प्रकार से उनका योगदान होता है, या फिर हम बात करें कि शब्द किस प्रकार से आपस में मिलते हैं, उन्हीं के बारे में एक बार चर्चा करेंगे। तो समास को पढ़ने से पहले हम एक बार यह चर्चा करेंगे कि समास बनते कैसे हैं या शब्द बनते कैसे हैं। तो मित्रों, शब्द इस प्रकार से बन सकते हैं। पहला पद, एक बार हम समास के बारे में बात करें, समास का मतलब 2 पद होते हैं। ये प्रथम पद कहलाता है, प्रथम पद, और ये कहलाता है द्वितीय पद। तो मित्रों 2 पद आपस में मिलेंगे और इसमें अगर कोई समास की विभक्ति या कारक चिन्ह की विभक्ति का लोप हो जाता है, कारक चिन्ह की विभक्ति का लोप हो जाता है या कोई पद का लोप हो जाता है, और दोनों पदों का संयोग करने से अगर कोई शाब्दिक अर्थ निकलता है या शाब्दिक अर्थ या उसका विश्लेषण करता है तो समझ लेना कि वो सामासिक पद कहलाता है। तो यही जो सामासिक पद की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से बन सकती है, वो मित्रों इस प्रकार से बन सकती है कि पहला पद हम यहाँ लिखे प्रथम पद किस प्रकार का हो सकता है और यहाँ लिखे द्वितीय पद किस प्रकार का हो सकता है। तो मित्रों प्रथम पद ये तत्सम का शब्द भी हो सकता है और दूसरे पद में भी तत्सम शब्दों का योग हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई ना कोई शब्द बनेगा। दूसरी कंडीशन हमारे सामने इस प्रकार की हो सकती है कि तद्भव का प्रथम पद रहेगा और दूसरा पद भी किसका रहेगा,
तद्भव शब्द का ही रहेगा। तीसरी कंडीशन हमारे सामने इस प्रकार की हो सकती है कि प्रथम पद विदेशी शब्द का हो सकता है और दूसरा शब्द भी किसका हो सकता है, विदेशी शब्द का हो सकता है। तो इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं वो हमारे हिंदी व्याकरण में या हिंदी शब्दकोश में शामिल हो जाते हैं। तीसरी कंडीशन हमारे सामने इस प्रकार की हो सकती है कि प्रथम पद और दूसरा पद किसका हो सकता है, या तो तद्भव का हो सकता है या फिर किसका हो सकता है, विदेशी शब्द हो सकता है, किसी भी प्रकार का योग हो सकता है। अगली कंडीशन हमारे सामने इस प्रकार की हो सकती है, या तो ये तद्भव का शब्द प्रथम पद रहेगा और दूसरा पद किस प्रकार का होगा, या तो तत्सम शब्द के रूप में होगा या फिर कोई विदेशी शब्द होगा। तो इस प्रकार से भी शब्द आपस में मिल जाते हैं। पांचवी कंडीशन के बारे में बात करें तो प्रथम पद ये विदेशी भी हो सकता है, विदेशी हो सकता है और दूसरे बाद में या तो तत्सम शब्द हो सकता है या फिर तद्भव शब्द हो सकता है, किसी भी प्रकार का शब्द हो सकता है। अगर इस प्रकार की कंडीशन हमारे सामने शामिल हो जाती हैं तो समझ लेना कि वो शब्द कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ वो प्रकट कर रहा है। तो हम इस प्रकार के शब्दों की चर्चा यहाँ इसी समास में करेंगे। तो मित्रों, यही हमारे सामने एक महत्वपूर्ण बात थी कि समास में दो पदों का योग होगा, तो दो पदों का योग किस प्रकार से होगा, दो पदों का योग मित्रों इस प्रकार से होगा। अगर मेरी ये बात आपको पसंद आई हो या आपको नई बात देखने के लिए मिली हो तो मित्रों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे मैं एक शेयर करना चाहूँगा, एक बात से मैं अवगत करवाना चाहूँगा या शेयर भी करना चाहूँगा कि अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, लाइक के साथ ही आप कमेंट्स करें, कमेंट्स के साथ आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने साथियों को भी इस बात को शेयर करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो अगर आप लाइक कर चुके हैं तो मैं यह कहूँगा कि इनको हम किस प्रकार से समास के रूप में शामिल करेंगे या समास को हम किस प्रकार से टुकड़े करते समय या शब्द के टुकड़े करते समय या सामासिक विग्रह करते समय हमें दो बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो देखिएगा। देखिए मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम किसी शब्द का सामासिक विग्रह करते हैं, किसी भी शब्द का हम सामासिक विग्रह करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, वो ये है कि प्रथम पद में मूल शब्द क्या आ रहा है, हमें इसी बात का ध्यान रखना है। प्रथम पद और दूसरे पद में मूल शब्द क्या आ रहा है वो देखना है हमें। हम बात करें यहाँ कि शब्द में मूल, या कोई भी हमें शब्द के बारे में पूछ लिया जाए और पूछ लिया ये जाए कि इसमें किस प्रकार का समास है, तो हमें बात क्या ध्यान रखनी है वो देखिएगा। हमें यह ध्यान रखना है मित्रों कि शब्द का मूल शब्द क्या है, मूल शब्द में या समासिक शब्द में मूल शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है। दोनों पदों में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों पदों में मूल शब्द क्या है उसी को हमें सामासिक विग्रह करते समय इन दोनों को रखना है। अगर इन दोनों मूल शब्दों को हम रख देते हैं और बीच में जो विभक्ति का लोप होता है या किसी पद का लोप होता है तो उसी प्रकार से हम सामासिक विग्रह करेंगे। अगर हम इनकी जगह इनका कोई पर्यायवाची शब्द रख देते हैं क्या, या अगर हम इसका पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो समझ लेना, पर्यायवाची शब्द हम रखेंगे, इसमें मूल शब्द ही रखेंगे और मूल शब्द में अगर हम इनकी जगह कोई पर्यायवाची शब्द इनका रख देते हैं तो हमारा सामासिक विग्रह वहीं गलत हो जाता है। तो मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें शब्द में किस प्रकार का मूल शब्द दिखाई दे रहा है उसका हम अर्थ नहीं निकालेंगे, हम उसका पर्यायवाची शब्द नहीं रखेंगे, हमें केवल मूल शब्द की ही बात रखनी है। अगर मूल शब्द रखते हैं तो समझ लेना कि अपना सामासिक विग्रह है वो बिल्कुल सही माना जाता है। लेकिन कुछ एक कंडीशन में क्या होता है मित्रों कि मूल शब्द की जगह हम उसकी समानार्थी अर्थ रख सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कुछ एक कंडीशन में हम मूल शब्द की जगह हम क्या रखेंगे, हम मूल शब्द की जगह उसका समानार्थी अर्थ रख सकते हैं। लेकिन विशेष रूप में हम कौन से समास में रखेंगे, विशेष रूप में हम इसके समानार्थी शब्द केवल अवयवी भाव समास में ही रख सकते हैं और बाकी किसी भी समास में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अगर किसी समास में हम इसका प्रयोग करेंगे या उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेंगे तो समझ लेना कि हमारा वो पर्यायवाची शब्द के साथ अपना सामासिक विग्रह बिल्कुल गलत हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमें समास को पहचानना है और समास में हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि प्रथम पद किस प्रकार का आ रहा है तो हम उसी प्रकार का पद हमें रखना है।
और दूसरी बात हमारे सामने ये है कि अगर जिस शब्द में मूल शब्द प्रकट हो रहा है तो सामासिक विग्रह करते समय हमें इन्हीं का ध्यान रखना है और इसी के आधार पर हमें क्या करना है, सामासिक विग्रह करना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पेश करूं, जैसे मैंने कह दिया, एक एग्जाम्पल यहाँ ले लिया, मैंने एक शब्द ले लिया स्नानगृह, स्नान ग्रह। तो देखिए मित्रों, ये है तत्सम शब्द और ये भी तत्सम का शब्द है। किसका है, तत्सम का है, और ये भी किसका है, तत्सम शब्द का है, तत्सम। तो अब हमें इसका सामासिक विग्रह करना है। तो सामासिक विग्रह करने के लिए हमें केवल इन्हीं शब्दों को उठाना है। पहला पद क्या है, ये स्नान है, इसका एक शाब्दिक अर्थ निकलता है, तो इसलिए हम इसी शब्द को रखेंगे, ये हो गया स्नान। दूसरा पद क्या है, ये भी एक प्रकार से तत्सम शब्द है। हम इस तत्सम की जगह हम तद्भव शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते या कोई विदेशी शब्द का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम इसकी जगह कोई दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारा सामासिक विग्रह वही गलत हो जाएगा। तो हम बात करें इसी ग्रह की, ग्रह भी एक प्रकार से तत्सम शब्द है। तो सामासिक विग्रह करने के लिए इसमें एक विभक्ति का लोप हो गया, जो कारक चिन्ह की विभक्ति का लोप हो गया, और दूसरे पद में हम रख देंगे ग्रह। अब हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें, स्नान के लिए घर, तो यहाँ एक विभक्ति का लोप हो गया जो इस प्रकार से है। अब इसका सामासिक विग्रह क्या हो गया, स्नान के लिए घर। तो मित्रों, इसी प्रकार से हमें शब्द के टुकड़े करते समय या समास का विग्रह करते समय इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं अपने समास के प्रकार की। अब देखिए मित्रों, हम समास के प्रकार की बात करते हैं। अब समास मुख्य रूप से पद के आधार पर पहचाने जाते हैं मित्रों। किसके आधार पर, हमें समास को पद के आधार पर पढ़ने हैं। तो हम यह पढ़ें, समास के टॉपिक को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि पद के आधार पर या पद की प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास के मित्रों, आधार पर समास के मित्रों केवल 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं या 4 प्रकार के समास होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो है प्रथम पद की प्रधानता, प्रथम पद की प्रधानता के आधार पर कौन कौन से समास होते हैं। तो मित्रों, प्रथम पद की प्रधानता का मतलब हो गया, इसमें एक समास है जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास, इसका मतलब क्या है, इसका प्रथम पद का मतलब क्या है, हमने ये बताया कि शब्द में 2 पद होते हैं। सामासिक शब्द में 2 पद होते हैं। एक पद ये हो गया जिसका नाम है प्रथम पद और दूसरा नाम है द्वितीय पद। तो मित्रों, हमने ये बताया कि प्रथम पद की प्रधानता होगी, तो यह मतलब इसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। इसमें हम किसी भी शब्द का, इसमें इस शब्द का हम कोई समानार्थी अर्थ नहीं रख सकेंगे, इसका हम कोई पर्यायवाची शब्द नहीं रख सकेंगे। यह शब्द हमेशा क्या रहेगा, ये केवल अपरिवर्तनशील रहेगा। तो इस आधार पर या प्रथम पद की प्रधानता के आधार पर एक समास हमारे सामने निकलता है जिसका नाम है अव्ययी भाव समास, और जिसमें प्रथम पद ये पद प्रधान रहता है। अब हम बात करें दूसरे समास की। दूसरा समास आता है द्वितीय पद की प्रधानता, द्वितीय पद की प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर मित्रों ये एक समास होता है जिसका नाम होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो मित्रों, तत्पुरुष समास एक बहुत बड़ा समास है, जो समासों में सबसे बड़ा भाग इसी तत्पुरुष समास में शामिल हो जाता है। और तत्पुरुष समास के बहुत अलग अलग प्रकार के भेद निकलते हैं, जिसमें हम क्रमधारी समास को भी शामिल कर सकते हैं, इसमें है द्विगु समास को भी शामिल कर सकते हैं, और इसमें कारक चिन्ह की विभक्ति का लोप होने वाले जो समास होते हैं उनको भी हम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे समास इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसकी आगे हम चर्चा बाद में करेंगे। एक बार हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएं। अगला समास हमारा तीसरा भेद होता है, वो है दोनों पदों की प्रधानता के आधार पर, दोनों पदों की प्रधानता के आधार पर समास कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों, दोनों पद का मतलब हमारे सामने शब्द में 2 पद हो गए, ये प्रथम हो गया और ये द्वितीय पद हो गया। ये भी प्रधान है अपनी जगह और ये भी प्रधान है। तो मित्रों, इस प्रकार के समास हमारे हिंदी व्याकरण में या समास के टॉपिक में एक समास शामिल होता है जिसका नाम है द्वंद्व समास।
तो द्वंद्व समास का मतलब यह है दोनों पदों की प्रधानता इस द्वंद्व समास में ही रहेगी, या जो भी शब्द होंगे, जो मूल शब्द होंगे, वो आपस में एक अपने आप में अपना महत्व रखेंगे, या दोनों स्वतंत्र होंगे, वो उनका अर्थ अलग अलग होगा। अब अगला अपना आता है 4 नंबर पे पद की प्रधानता पर हमारा समास शामिल हो जाता है, वो है दोनों पद अप्रधान समास। अप्रधान समास। अब देखिए मित्रों, ये दोनों पद क्या होंगे? अप्रधान होंगे। अप्रधान का मतलब ये दो पद हैं, ये प्रथम पद आ गया, ये दूसरा पद आ गया, इन दोनों का महत्व अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का संयोग करेंगे तो मित्रों संयोग करते समय इनका एक भिन्न अर्थ निकलता है। अगर भिन्न अर्थ निकल जाता है तो समझ लेना कि उसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं है, दोनों पद किसी भी प्रकार से स्वतंत्र नहीं है, उसका एक अलग प्रकार से अर्थ निकलता है। और अर्थ निकलेगा तो मित्रों ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, वो रूढ़ि के रूप में अर्थ बाहर निकलेगा। तो हम ये कहें कि कुछ एक शब्द हमारे हिंदी व्याकरण में या हिंदी के समास वाले टॉपिक में कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है, दोनों शब्दों का संयोग करने पर उसका भिन्न अर्थ निकल जाता है, तो वो हमारी रूढ़ि से चले आ रहे, परंपरा से चले आ रहे शब्द में शामिल हो जाते हैं। अगर ये रूढ़ि से चले आ रहे शब्दों में शामिल हो जाते हैं तो समझ लेना कि वो दोनों पद अप्रधान माने जाएंगे और इसमें एक समास सम्मिलित हो जाएगा, वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो मित्रों इस बहुव्रीहि समास में हम एक रूढ़ि शब्दों को शामिल करेंगे और एक पर्यायवाची शब्दों को शामिल करेंगे। तो मित्रों इस प्रकार के समास हमारे सामने पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के बन जाते हैं, जो आपके सामने इस प्रकार से हैं। तो मित्रों हम इसी समास को अब क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। आइए अब हम पहले पद की प्रधानता के आधार पर जो समास लिखा है और वो हमने लिया है, वो है किस प्रकार का है? वो है अव्ययी भाव समास। और इसी समास के बारे में आज हम अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे। तो आज का टॉपिक है अपना अव्ययी भाव समास। तो देखिए मित्रों, मैं इसको शुरू करने से पहले एक बात से और अवगत करवाना चाहूँगा कि हमने जो पहले वीडियो डाला था या वीडियो जारी किया था उससे समास से संबंधित था। उस समास में हमने अव्ययी भाव समास को सोल्व करने के सूत्र बताए थे, वो सूत्र एक बार जरूर देखने का प्रयास करना। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख पा रहे हैं या देख सकते हैं तो मित्रों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जो पहले वाला जो समास का वीडियो जारी किया था उसको एक बार देखने की कोशिश करना, ताकि आपको प्रत्येक समास के सूत्रों की संरचना के बारे में आपको जानकारी हो जाए, या हम ये कहें कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक समास को सोल्व करने का तरीका आपको उस वीडियो से देखने के लिए मिल सकता है। तो हम इसी को विस्तार से चर्चा का विषय बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि अवयव का मतलब क्या होता है वो देखिएगा। अवयव का मतलब हम एक प्रकार से इसके टुकड़े करके देखें कि ये कहता क्या है। तो मित्रों ये अवयव हमें यह कहता है कि ये इसमें दो शब्द हैं। एक ये रहा अवयव। मित्रों ये तो है उपसर्ग। हमने बताया ना कि शब्द किस प्रकार से बनते हैं, शब्द उपसर्गों के संयोग से भी बनते हैं। और ये क्या है? इसका मतलब है खर्च। तो मित्रों इसका मतलब हो गया, इस ए का तो मतलब है रहित, और खर्च का मतलब ऐसे शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता, या हम ये कहें इन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं शब्दों को मित्रों हम बोलते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द बोलते हैं। और अविकारी शब्द के बारे में चर्चा हम बहुत विस्तार से कर चुके हैं कि जितने भी हमारे हिंदी व्याकरण में अवयव शब्द हैं, जितने भी अविकारी शब्द हैं, उनकी बातें हम कहाँ कर चुके हैं? अविकारी शब्दों में। जैसे क्रिया विशेषण का हमने अध्ययन कर लिया, हमने समुच्चय बोधक अवयवों का अध्ययन कर लिया, हमने संबंध बोधक का अध्ययन कर लिया, हमने निपात का अध्ययन कर लिया, हमने विस्मय द्विबोधक शब्दों का अध्ययन कर लिया। तो कहने का मतलब ये जो व्याकरण के जो 5 टॉपिक है वो सारे के सारे किस में शामिल हो जाते हैं? ये अविकारी शब्द में शामिल हो जाते हैं। तो अविकारी शब्दों का ही दूसरा नाम क्या है? ये अवयव है। एक दूसरे दोनों का एक ही नाम है। अब हम ये समझें कि अविकारी शब्द का योग इस अव्ययी भाव समास में कहाँ होगा। तो मित्रों हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि इसमें प्रथम पद प्रधान होगा। इसका मतलब ये है कि प्रथम पद तो अव्यव है। क्या है? अव्यव है। 2 पद हो गए, प्रथम पद अव्यव होगा और दूसरा पद, इसके बाद में अगर कोई नाम आता है तो समझना
कि वो शब्द किसका है, अवयवी भाव समास का ही होगा, अवयवी भाव समास का होगा। अब ये कैसे होगा, अवयव का मतलब ये हो गया कि उसमें किसी भी प्रकार से हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे मैं एक शब्द ले लूं, मैंने एक शब्द ले लिया, ये प्रति ले लिया, तो मित्रों ये प्रति एक प्रकार से उपसर्ग भी है, लेकिन ये उपसर्ग हमारे इसमें अवयव में शामिल हो जाता है। इसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। हम इसको बहुवचन के रूप में नहीं बदल सकते, हम इसके लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अवयव है। अब नाम का मतलब हमने क्या पढ़ा, नाम का मतलब मित्रों हमने पढ़ा था संज्ञा के रूप में पढ़ा था। अगर संज्ञा का मतलब ही क्या होता है, जितने भी संसार में जितने भी नाम होते हैं वो सारे के सारे संज्ञा के हैं। तो हम इस अवयवी भाव समास को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रथम पद है, क्या है, प्रथम पद है वो तो अवयव का होगा और दूसरा पद है वो संज्ञा का होगा। अगर इस प्रकार के एग्जाम्पल हमारे सामने किसी शब्द के रूप में दिखाई देते हैं तो समझ लेना कि वो अवयवी भाव समास का ही उदाहरण है। या हम ये कहें कि अवयव की जगह कोई उपसर्ग आ जाता है, क्या आ जाता है, उपसर्ग। उपसर्ग हो या फिर अवयव हो, इन दोनों में से प्रथम पद में कोई एक हो और उसके बाद में कोई संज्ञा का शब्द हो, तो मित्रों वो हमेशा क्या कहलाता है, अवयवी भाव समास का ही उदाहरण कहलाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारी हिंदी व्याकरण में। जितने भी उपसर्ग हैं उन उपसर्गों को प्रथम पद में रखेंगे और उसके बाद में कोई नाम को रखने का प्रयास कर दें आप, तो वो पूरे के पूरे अवयवी भाव समास के ही उदाहरण बन जाएंगे। जैसे मैं यह लिखूं प्रत्येक, प्रत्येक इसमें क्या है, प्रति प्लस एक हो गया। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल लिख दूं मैं, यथा संभव, यथा संभव, इस प्रकार की यथा का मतलब हो गया ये अवयव है और संभव एक हाँ, ये संभव एक शब्द है और ये संभव एक प्रकार से आप ये समझना कि ये शब्द है। अब इस प्रकार के शब्दों में हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वे सारे के सारे अवयवी भाव समास में ही होंगे। अब देखना, अगर इस प्रकार की कंडीशन हमारे सामने नहीं दिखाई देती है कि पहला पद अवयव हो और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा का हो, तो मित्रों एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, दूसरी कंडीशन हमारे सामने इस प्रकार से भी हो सकती है कि प्रथम पद भी संज्ञा हो और दूसरा पद भी क्या हो, संज्ञा हो। अगर इस प्रकार के शब्द हमारे सामने दिखाई देते हैं तो मित्रों वो स्वाभाविक है कि दो संज्ञा के शब्द आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनते हैं, अवयव ही बनते हैं। तो मित्रों इस प्रकार की कंडीशन हमारे हिंदी व्याकरण में बहुत सारी होती है। तो इस प्रकार की कंडीशन अगर हमारे सामने होती है तो मित्रों अवयवी भाव समास के दो भेद बन जाते हैं। कितने, दो प्रकार बन जाते हैं अवयवी भाव के। एक तो है प्रथम पद अवयव, प्रथम पद अवयव भाव समास, और दूसरा भेद इसी अवयव का बन जाता है वो है प्रथम पद नाम पद अवयवी समास। तो मित्रों इस बात का ध्यान रखना है कि प्रथम पद में अवयव होगा, तो ये रहा हमारे सामने तरीका, प्रथम पद में अवयव है। जैसे ये रहे हमारे सामने एग्जाम्पल, ये रहे हमारे सामने एग्जाम्पल, इसी में प्रथम पद अवयव में ये रहा हमारे सामने एग्जाम्पल, हर एक। ऐसे ही भरसक, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं जो शुरुआत में उपसर्ग लग रहा है, चाहे वो उपसर्ग हमारी संस्कृत भाषा का हो या फिर हिंदी का हो या फिर कोई विदेशी हो या फिर अरबी फारसी भाषा के जो उपसर्ग हो, अगर प्रथम पद में उपसर्ग लग रहा है और उसके बाद में ये शब्द आ रहा है तो समझ लेना कि वे सारे के सारे शब्द किसके होंगे, अवयवी भाव समास के ही होंगे। अगर हमारे हिंदी में या हमारे सामने कुछ एक शब्द ऐसे दिखाई दे दें कि प्रथम पद संज्ञा का हो और दूसरा पद भी संज्ञा का हो, हमने क्या लिखा, प्रथम पद भी संज्ञा का हो और दूसरा पद भी संज्ञा का हो, तो मित्रों इस प्रकार के शब्द किस प्रकार, कौन से कहलाएंगे, इस प्रकार के कहलाएंगे कि वो है प्रथम पद नाम पद या नाम पद अवयवी भाव समास। तो इसके एग्जाम्पल हमारे सामने ऐसे आते हैं, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ,
तो मित्रों ये क्या है, ये देखिए, ये हाथ एक प्रकार से संज्ञा है, ये भी एक प्रकार की संज्ञा है। तो इस प्रकार के दो शब्द आपस में संज्ञा के रूप में जुड़ जाते हैं या बन जाते हैं, तो ये समझ लेना कि वे शब्द हमारे हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण का काम करने लग जाते हैं। किसका काम करने लग जाते हैं? ये शब्द क्रिया विशेषण के रूप में बदल जाते हैं। अगर दो संज्ञा के शब्द आपस में मिलकर के सामासिक शब्द की रचना कर रहे हैं तो वो किसका बन जाएंगे? वो क्रिया विशेषण का ही काम करेंगे, एक क्रिया विशेषण के शब्द बन जाएंगे। तो मित्रों आप विशेष ध्यान रखना, अगर क्रिया विशेषण के शब्द बनते हैं तो हमारे हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण के जितने भी शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? वो अव्यव ही कहलाते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से हम समास को सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी कब? जब हम अव्ययी भाव समास को पढ़ते हैं। तो इसके बाद में हम समास की और बात करें, अगर हमारे सामने इस प्रकार के शब्द नहीं है या इस प्रकार के शब्द नहीं दिखाई देते हैं, तो आप ये समझ लेना कि प्रथम पद संज्ञा का नहीं, प्रथम पद अवयव का होगा और दूसरा शब्द क्रिया विशेषण का होगा, या हम ये कहें विशेषण का होगा। सॉरी, क्रिया विशेषण नहीं, हम ये कहें कि प्रथम पद किसका हो? अवयव का हो, और दूसरा पद विशेषण का हो। तो मित्रों इस प्रकार के शब्द हमारे सामने होंगे तो वो भी एक प्रकार से क्या होंगे? वे शब्द भी अव्ययी भाव समास में ही होंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल इसी का लेकर के आपके सामने दे सकता हूं, जैसे ध्यान पूर्वक। ये पूर्वक क्या है मित्रों? ये पूर्वक एक प्रकार से क्या है? ये विशेषण का कार्य कर रहा है। ऐसे ही है, एक शब्द और ले ले, विवेक पूर्वक। तो मित्रों इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, हमारे हिंदी व्याकरण में जितने भी शब्द होते हैं इस प्रकार के अगर आते हैं तो मित्रों वो शब्द हमें अव्ययी भाव समास में ही शामिल करते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से हम शब्दों को पहचान सकते हैं, और इसी के साथ हम अव्ययी भाव समास को समाप्त करेंगे। और इसी के साथ हम यह भी कहना चाहेंगे, समाप्त करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार के तरीकों को आपके सामने नया नज़र आ रहा है तो मित्रों आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और आगे आने के लिए अगले अध्ययन बिंदु को जारी करने से पहले मैं आप लोगों से इस समाज से विराम लेना चाहूँगा। आप इसी चैनल से जुड़े रहें, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।